गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक आपके लिए कुछ स्पेशल सीरीज है। इसमें क्या होगा, आपके सारे एसएससी एग्जाम कवर किए जाएंगे। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट कराया जाएगा आपको। ठीक है, इंग्लिश का भी कराया जाएगा, मैथ का भी कराया जाएगा। अभी आज केवल इंग्लिश का करना है हमें। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। तो एक वर्ड दे रखा है आपको, ग्रिम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिनोनियम बताना है आपको। तो ग्रिम का मतलब होता है लैक ऑफ एंथुजियाज्म, जिसके अंदर जोश कम होता है। और जो खुश नहीं होता, सैड के सेंस में यूज किया जाता है, उसे बोला जाता है ग्रिम। तो देखो जरा, पहला ऑप्शन है चीयरफुल, ये तो एंटोनियम हो जाएगा इसका। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। तो ए इज द, बी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला लिखा हुआ है, आर टीचर वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड अस इफ वी हैव कंप्लीटेड असाइंड टास्क। बताओ भाई, लगाओ, 10 सेकंड है आपके पास। देखो जरा, समझो जरा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसकी एरर है इसके अंदर। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जब वुड हैव दे रखा होता है, उसके बाद दे रखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे क्या आता है फिर वहां पर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। होता है कि नहीं होता। और अगर केवल वुड लिखा होता, लिखी होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आता वहां पर, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है। अगर आपको इफ क्लॉज दे रखी है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो जो मेन क्लॉज होती है वहां पर आता है पास्ट परफेक्ट। अगर आपको इफ क्लॉज दे रखी है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन क्लॉज में आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। एक और कंडीशन होती है, अगर आपको इफ क्लॉज दे रखी है प्रेजेंट टेंस में, तो जो मेन क्लॉज होती है वो कहाँ पर आती है आपकी, फ्यूचर टेंस में। क्लियर। तो यहाँ पे आपको वुड हैव दे रखा है, यहाँ पे हैव यूज कर लिया, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, हैड। क्लियर। तो बी इज द, क्यू इज द आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एज इट वॉज अ हॉलीडे शी वॉज फ्री, शी डिसाइडेड टू रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर हेडेड डाउन एट द रिवर। ये भी एरर पूछी गई है, एरर फाइंड करनी है आपको, इसमें बताना है कि क्या एरर है। सोचिए। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, तो यहाँ पे आके एक मॉक, आधे घंटे पौन घंटे मॉक टेस्ट लगा के अपना काम कर सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 3 से 4 5 महीने बचे हैं बस। अच्छे से फोकस कर लीजिए, लगातार डेली चलेगा आपका ये मॉक टेस्ट। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ऐसा लगेगा एग्जाम में ज़्यादा टाइम कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक। एज इट वॉज अ हॉलीडे शी वॉज फ्री, सो डिसाइडेड टू रेस्ट द लैप ऑफ नेचर एंड हेडेड डाउन हिल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एट द रिवर, एट द रिवर नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ऑन द रिवर। आगे देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मी एंड माई ब्रदर enjoys प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ बताओ क्या दिक्कत है, इंप्रूवमेंट पूछा है यहाँ पर। ये प्रोनाउन का पार्ट है। प्रोनाउन में आपने रूल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लो, कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन दे रखे हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 2 3 1 होता है। क्या होता है अरेंजमेंट, 2 3 1। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है, या कोई कन्फेशन हो रहा है, या कोई गलत काम हो रहा है, तो उसमें अरेंजमेंट क्या हो जाता है, 1 2 3। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा आपको कि कौन से यहाँ पर आपको दे रखे हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो एक लिखा हुआ है माई ब्रदर, और मी नहीं होगा, आई होगा वहां पर। और आई कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आई। तो माई ब्रदर आ जाएगा थर्ड पर्सन में, और आई कौन से पर्सन में आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में। तो बताओ अरेंजमेंट क्या होगा, 3 2 3 1 होता है। तो 2 3 1 का टू तो है नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, 3 और 1। तो 3 क्या मतलब, माई ब्रदर, और उसके बाद आई। तो माई ब्रदर एंड आई प्ले फुटबॉल, एंजॉय प्ले फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। तो सी इज द आंसर। आगे देखो, ये पैराग्राफ दे रखा है आपको, अरेंज करना है आपको, रीअरेंज करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, ये रहे, CABD, BCEDA, CDEAB। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे ऑप्शंस में, तो वहाँ पे आपको 5 दे रखे थे, 5 ही दे रखे हैं।
सेंटेंस की स्टार्टिंग यहाँ से हमें शो हो रही है, या तो सी से होगी, या बी से होगी, या ए से होगी। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग चेक कर लो पहले आप किससे हो सकती है। तो ये तो कट गया दोनों ऑप्शंस, अब बचा गया ए बी और सी। तो ए वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है द म्यूजियम एग्जिबिट शोकेस्ड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स। तो ए से कर सकते हैं स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बी से देखते हैं। विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू मार्वल एट द इंट्रिकेट carvings and delicate pottery, each piece telling a story of the people who had created it। अब इट आ गया यहाँ पर, इट के बारे में कहीं बात तो हुई नहीं है यहाँ पर, तो किसके बारे में इट का यूज कर रहा है भाई? इसका मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग बी से नहीं हो सकती। सेंटेंस स्टार्टिंग या तो ए से होगी, अब से सी से होगी। अब सी वाला देख लो। सी में लिखा हुआ है द म्यूजियम्स डायरेक्टर वॉज प्राउड ऑफ द एग्जिबिट एंड द एफर्ट्स हिज टीम हैड मेड टू क्यूरेट इट। अब देखो यहाँ भी एक वर्ड का यूज कर लिया इसने, इट का कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकता। सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होगी? ए से। अब ए वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो जो अरेंजमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, ई इज द आंसर। आगे देखो। बताना कितने लोगों का कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला देखो। द एथलीट्स हु won the medals in the Olympics were awarded from the president। बताओ। तो देखो वर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वर है, यहाँ भी वर है, यहाँ भी वर है, यहाँ भी वर्ड है, यहाँ भी वर्ड है, यहाँ भी वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें दिक्कत है प्रपोजिशन की। किसी के द्वारा दिया जा रहा है जब अवार्ड, तो बाय लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अवॉर्डेड बाय आएगा, ए इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। कटिंग कॉर्नर्स, कॉर्नर्स की कटिंग करना एडीएम है, ये बताइए इसका मतलब। कॉर्नर्स काट दोगे तो रास्ता बड़ा हो जाएगा क्या? या फिर टू डू समथिंग क्विकली और चीपली ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी, टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। सोचो क्या हो सकता है। आंसर इज बी। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी चीज को बहुत जल्दी करना और सस्ते में करना, ऑफन कभी कभी एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी। अगला। अगला बहुत इजी है, वन वर्ड है। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। डिक्शनरी तो होता नहीं है, डायरेक्टरी इज द आंसर। अगला वर्ड है हैबिटेट। सुना होगा ना आपने, नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेंट मत करो, हैबिटेट। हैबिट का मतलब होता है नेटिव के लिए यूज किया जाता है, निवासी वगैरह के लिए। हैबिटेट का मतलब मोशन तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्लॉथ भी नहीं होगा। बेंट का मतलब क्या हो जाएगा आंसर? निश। डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी ईडीएम है, इसका मतलब पूछा है सेट हिज फेस अगेंस्ट, किसी की तरफ। ठीक है, अगेंस्ट कर लेना अपना फेस। तो देखो नाम अगेंस्ट ही मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी को अपोज करना एक तरह से। तो वेलकम तो होगा नहीं, एक्लेम में तारीफ करना होता है। तो स्टर्नली अपोज इज द आंसर, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली किसी चीज का अपोज करना इज कॉल्ड सेट हिज फेस अगेंस्ट। अगला वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछिए कौन सी है इसमें से? स्लिम, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। वेस्टेड, डब्ल्यू एस ए होती है या डब्ल्यू ए एस होती है? बी इज द आंसर। अच्छा, दो तरह से क्वेश्चन आता है इसमें, एक लिखा होता है इनकरेक्टली स्पेल्ड और एक लिखा होता है करेक्टली स्पेल्ड। तो इसका भी याद रखें कि इनकरेक्ट पूछिए या करेक्ट पूछिए। मालूम पड़े आपने यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट और आपने देखा कि ये तो सही है, लगा दिया आपने आंसर, तो ठीक है। इसीलिए थोड़ा ध्यान लगा के। ही सेड आर यू गोइंग टू द पार्क टुमारो, डायरेक्ट दे रखा है आपको, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले नरेशंस में हम जानते हैं कि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आर दिया हुआ है, तो इज आर एम इसमें ज्यादा किसमें? वॉज और वर में। तो वॉज आ गया, वर आ गया, वॉज आ गया, एम, ये तो कट गया। इसका मतलब इन तीनों में से होगा एक। अब आई के बाद वर आता है जब हम कोई चीज अज्यूम कर रहे होते हैं। इफ आई वर अ वर्ड, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। आई के बाद वॉज, आई के बाद वॉज। गोइंग टू द पार्क, गोइंग द पार्क, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे और यहाँ लिखा हुआ है टुमारो। सबको पता है कि टुमारो को चेंज करते हैं किसमें? द नेक्स्ट डे में। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? ए।
अगला, रफिन इज सीकिंग दैट हार्मोनी ऑफ ह्यूमर इन ट्रुथ टेलिंग एमिड डेस्पेयर। तो हार्मोनी का मतलब होता है आपस का तालमेल, सामंजस्य, होता है कि नहीं होता? तो लगाइए, सिनोनिम बताना है इसका, क्या अपोजिट लगाना है, झगड़ा हो जाएगा इसका मतलब, तो कॉन्फॉर्मिटी तो होगा नहीं। डिस्कॉर्ड इज द आंसर, बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। अगला वर्ड है, मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। डिनर से पहले वॉक पे गए, तो डिनर से पहले वॉक पे जा रहे हैं, इसका मतलब छोटी सी वॉक होगी, जल्दी से वॉक करके आ गए होंगे, यही तो मतलब होगा। वाइब्रेंट तो होगा नहीं। रिस्क का मतलब होता है बहुत जल्दी या फिर एक्टिव वॉक। विवेसियस का मतलब लालची के सेंस में यूज किया जाता है, लालसा के लिए किया गया कोई काम। स्लो, समझते हो आप स्लो का मतलब, तो बी इज द आंसर, ब्रिस्क। ब्रिस्किंग इज द आंसर। थिंकिंग एंड बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंस अराउंड, बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना, सचेत रहना, बताइए। कंसाइंस, कॉन्स्पिकुअस, कंसाइज, या फिर कॉन्सियस? बताओ, बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, तो कॉन्शियस इज द आंसर, अवेयर होना किसी चीज के प्रति। अगला क्वेश्चन, मिस्टर मोहन राव हैज बीन अटैक्ड ऑन हिज कंजर्वेटिव आइडियाज अबाउट वुमेन। तो देखो, अब लिखा हुआ है मिस्टर मोहन राव हैज बीन अटैक्ड, तो यहाँ पे एक बात याद रखना हमेशा कि अटैक के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, अटैक के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। लेकिन ऐसा होता है कब, जब आपको दे रखा होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अटैक के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, बट पैसिव वॉइस में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा हैज बीन लिखा हुआ है, फिर लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको आईएनजी दे रखा होता तो पैसिव वॉइस होता नहीं। यहाँ पे आपको दे रखी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, ये एक पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, ऑन आ जाएगा। अब देखना है हमें कि ऑन आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, या फॉर आएगा। देखो जरा, तो ये तो गलत हो गया, अटैकिंग लिखा हुआ है। अब अटैक भी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी हैजबीन के बाद, इसीलिए फोर इज द आंसर, तो अटैक्ड फॉर हिज कंजर्वेटिव। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ है, देयर वॉज डिस्मल एटमोसफेयर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द डिफीटेड टीम। डिस्मल का मतलब ऐसे पुअर होता है, बहुत खराब, सैड सा माहौल, उसके लिए यूज करेंगे, बताओ। पूछा है इसमें अपोजिट। बताइए, इसका मतलब क्या होता है? चीयरफुल का मतलब खुश, ग्लूमी का मतलब उदास, रिडल का मतलब भयानक, और जोवियल का मतलब भी हंसी के सेंस में ही आता है, बट थोड़ा नेगेटिव सेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चीयरफुल। अगला देखो, डैश वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा वेट गेन करना और वेट लूज करना, दोनों ही क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब फोर इज द आंसर। सॉरी, एक्सेसिव इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, पैसिव वॉइस चेंज करना है, द स्टडी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग द मटेरियल डिलीजेंटली। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनत से। तो पैसिव वॉइस में हमें पता है भैया, आर लिखा हुआ है, आईएनजी लिखा हुआ है, आईएनजी वर्ड आ गया तो इसका मतलब बीइंग का आना कंपलसरी है। बीइंग, बीइंग का मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। इज एम आर लिखा है तो इज एम आर ही आएगा, आर दे रखा है, इज दे रखा है। अब चेक कर लो, मटेरियल्स लिख के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए या इज आना चाहिए? मटेरियल्स तो बहुत सारे होंगे ना, आर आ जाएगा, ए इज द आंसर। अगला, अगला आपसे पूछा है, रीअरेंजमेंट है। Devil saw a strange rabbit running through the bushes. Following it, she found a door which she opened with the help of keys. After that, she felt a strange sensation in her body. She thought as if she was in a dream. तो देखो जरा, सेंटेंस की स्टार्टिंग देखो, शी से स्टार्ट तो हो नहीं पाएगी, कौन है सी? सी के बारे में कोई बात हुई है अभी, तो इसका मतलब सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होगा। आफ्टर दैट, किसके आफ्टर दैट? पॉसिबल नहीं है। फॉलोइंग इट, किस बात को फॉलो कर रहा है? गलत हो गया।
सेंटेंस की स्टार्टिंग ए से, एक बाल ए वाला केवल एक ही ऑप्शन है, डी इज द आंसर। ठीक है, बस 20 क्वेश्चंस थे, अपने अपने मार्क्स बताना कितने सही हुए 20 में से। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना।